दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम भारत के लोगों को हमारी ऐतिहासिक और कभी न लौटने वाली महान संविधान सभा ने बहुत सारे राइट्स देने की सोची थी और उन राइट्स में कोई विभेद नहीं था। जैसे कि ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार साहब ग्लोबल जेंडर यूनिवर्सिटी इनॉग्रल फली नरीमल मेमोरियल लेक्चर में बता रहे थे। जी हाँ, परंतु वो विभेद हुआ फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इंडिविजुअल राइट्स और हम कहें जनरल राइट्स के मध्य। दोस्तों, ये इसलिए हुआ कि वो बहुत सारे राइट्स देने तो चाहते थे, पर राइट्स देने का मतलब था इन्फोर्सिबिलिटी आर्टिकल 32 के द्वारा, जो स्वयं कहीं ना कहीं जो समय हमारी देश समाज की परिस्थितियां थी, राज्य की स्थिति थी, स्टेट की, उन परिस्थितियों में ये संभव ना होता। एक कैटेगरी ऑफ ये सारे राइट्स, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, जनरल और इंडिविजुअल राइट्स जिसे हम बोलते हैं, अगर ये सभी कुछ इन्फोर्सिबल उस समय बना दिए जाते तो वास्तव में कोई भी राइट जो है माननीय कोड के द्वारा इन्फोर्स ही नहीं हो पाता, क्योंकि किसी के पास इतने रिसोर्स ही न रहे, मतलब थे ही नहीं। हमारी कोर्ट्स भी डेवलप हो रही थी, उनके पास भी रिसोर्स की कमी थी, राज्य के पास खुद संसाधनों की कमी थी। अपने ऐतिहासिक परिदृश्य को देखते हुए दरअसल इस लिमिटेशन को, इस इनहेरेंट लिमिटेशन को, इस इम्प्लाइड लिमिटेशन को सबसे पहले हमारी संविधान सभा ने समझा और जब एक्सप्लिसिट किया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शब्द आया स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर ना। तो दोस्तों, इम्प्लाइड लिमिटेशन अगर सबसे पहले कहीं फील हुआ और सबसे पहले स्प्लिट हुआ, अगर वो एक्सप्लिसिट हुआ, तो वो और कहीं नहीं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मध्य राइट्स के मध्य डिवीजन के रूप में। तो दूसरी ओर ये भी समझिए कि स्टेट शैल स्ट्राइव फॉर, कोशिश करेगा इसके लिए। इसमें कुछ छलकता है इस सेंटेंस में। दूसरी तरह से समझिए कि सभी राइट्स को अगर इन्फोर्सिबल बना दिया जाता, जो डायरेक्टिव्स में भी है एकाएक तुरंत, जिसको बहुत सारे राइट्स, फॉर एग्जाम्पल राइट टू शेल्टर से लेकर भी, कल ही जस्टिस अभय सिंह ओग, जस्टिस अजुल बुआ साहब की टिप्पणी थी, राइट टू शेल्टर के लिए, राइट टू लाइफ के अंदर के लिए जो गुड एनवायरनमेंट का है इशू इत्यादि, या एजुकेशन राइट बच्चों के लिए इत्यादि। तो ये जो चीज़ें आई हैं जिनको डायरेक्टिव से फंडामेंटल राइट्स में लाया गया, अगर उसी समय हमारी संविधान सभा सबको इन्फोर्सिबल बना देती तो क्या रीजनेबल था? ये जस्ट होता? नहीं होता। उन परिस्थितियों में रिसोर्स की कमी थी, सिस्टम उतना इक्विप नहीं था, हम डेवलप कर रहे थे। इस चीज़ को समझना, और जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी हम फिर उस ओर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं संविधान सभा ने जब ये चीज़ें अप्लाई की, अगर सभी को हम एक तरह से सारे डायरेक्टिव्स को भी राइट्स में उसी फंडामेंटल राइट्स के बराबर तरहीज दे देते तो एक आर्बिट्रीनेस हो जाती डिसीजन में, फेयरनेस ना होती, अनजस्ट दिखता। क्योंकि हम जब देने से क्या होता है, जब हम उसको इन्फोर्स ही ना करा सके, तो राज्य दे ही ना सके, तो फेयरनेस के खिलाफ था उस समय की परिस्थितियों के अनुसार। तो दरअसल ये कैटेगराइजेशन ही अपने आप में, और इसी के साथ ये दूरदर्शिता की, हम जैसे जैसे रिसोर्स होंगे और इस पॉलिसीज़ को हम फॉलो करेंगे, माइंड का एप्लीकेशन, ये डुओ प्रोसेस था।
और यही डुओ प्रोसेस वास्तव में जिसका कल जिक्र हुआ, जिक्र थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स में हुआ। लॉ जो है, फॉर एग्जांपल रोमेश ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में, जब एक मुंबई से जो डेली पब्लिश होती थी उसका सर्कुलेशन मद्रास में रोक दिया गया था एकाएक, या इसी तरह पंजाब में सेंसरशिप हो गई थी उस समय 1950s की बात, अर्ली डेज हमारे थे, जस्ट शायद A.K. गोपालन जजमेंट के साथ साथ आप मान लीजिए। तो एक बिना पूछे किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, आर्बिट्री ग्राउंड पे इत्यादि पे कि नहीं सर्कुलेट होगा पेपर एक्सप्रेशन के केस में, या हम कंटेंट देखेंगे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के समय इत्यादि, इस तरह की सेंसरशिप इत्यादि, ये सब अनरीजनेबलनेस, फेयरनेस के प्रिंसिपल, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो फंडामेंटल राइट्स में है वो स्वयं कहीं ना कहीं वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है कि नहीं, ये खुद क्या बोलते हैं, डुए प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। दरअसल ये चीज डुओ प्रोसेस जो है मेनका गांधी जजमेंट में खास तौर से वहाँ पर डुओ प्रोसेस, हाँ उसी जजमेंट में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंतर्गत डुओ प्रोसेस भी आ गया, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो अनजस्ट नहीं हो सकता। लॉ अगर बनेगा डेमोक्रेसी में संविधान के अंतर्गत, और जो हमारा संविधान स्वयं जिसकी फिलॉसफी ही जस्टिस पर आधारित है, तो वो सुनवाई का मौका जरूर देगा। वो लॉ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल ग्राउंड्स पर ही लगाएगा। वो लॉ जस्ट होगा, फेयर होगा ना, आर्बिट्रीनेस नहीं लिए होगा। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अगर जो है, तो अब वो डुओ प्रोसेस लिए हुए ही है। मेनका गांधी जजमेंट के बाद ये स्थिति। वही श्रेया सिंगल केस का ऐतिहासिक जस्टिस P.N. नरसिम्हन और जस्टिस चलेस्मर साहब का, वहाँ पर भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में सुनवाई, हर्डिंग, IT एक्ट से संबंधित हियरिंग का प्रोसीजर इत्यादि डुओ प्रोसेस रिप्रेजेंट करता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की अगर हम ग्रामेटिकल सेंस से ही समझे, जैसा कि शुरुआत में अर्ली डेज में उन परिस्थितियों में समझा गया, तो कोई भी लॉ बना दीजिए, चाहे जस्ट हो अनजस्ट हो कुछ भी हो, और वो एक प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं और उसका एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को कहीं भी अप्लाई कर दीजिए, किसी को भी दायरे में लाकर। ये आर्बिट्रीनेस जब हो जाएगी, जब ये आर्बिट्रीनेस छलकने लगेगी, तब डुओ प्रोसेस याद आएगा। इसी तरह से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो अगर हम कंप्लीट सेंस में डुओ प्रोसेस के साथ में कंप्लीट सेंस में लेते हैं, तो जो भी प्रोसेस है वह वास्तव में उस प्रोसेस को अप्लाई होना पड़ेगा। महज प्रक्रिया को मैकेनिकली फॉलो करना ही नहीं, दिखाने के लिए ही फॉलो करना ही नहीं, वास्तव में उसके स्पिरिट में फॉलो करना। और वास्तव में क्या वो प्रक्रिया, वो संबंधित लॉ और वो प्रक्रिया वो लगती है कि नहीं, होल्ड होती है कि नहीं उस पर्टिकुलर व्यक्ति या केस पर, सेट ऑफ पीपल पर। यह विवेक ये डुओ प्रोसेस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में डुओ प्रोसेस। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय
लॉ, आप प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं जो किसी लॉ के अंतर्गत आप दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, दिख रहा है ऊपर ऊपर सतही तौर पर, लेकिन वास्तव में वह आर्बिट्रीनेस लिए हुआ है, कहीं ना कहीं किसी को टारगेट पे लिए हुआ है। मैकेनिकली फॉलो हो रहा, किया जा रहा है, माइंड अप्लाई नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछला ही जजमेंट इमरान प्रतापगढ़ी केस में, जब इनिशियल स्टेजेस में भी ही FIR रद्द हो जाना, दिस इज नॉन अप्लीकेशन ऑफ माइंड रेस्ट। तो लॉ मेकिंग ही नहीं, लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अब ऑलरेडी जो डुओ प्रोसेस लिए हुआ है, तो यहाँ पर अब ज़रूरी हो जाता है कि वास्तव में कि ये जो प्रोसीजर है वह आर्बिट्रीनेस ने लगा तो नहीं किया गया है, या उसको केवल दिखाया जा रहा है कि फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। लैप्सेस की बात तो छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का लैप्सेस है तो तब भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ चलिए ओवरऑल चल रहा है। परंतु अगर आर्बिट्रीनेस है और जहाँ नहीं भी लगना चाहिए वो लगाया जा रहा है टारगेट करते हुए इत्यादि, तो यहाँ डुओ प्रोसेस नहीं फॉलो हो रहा है, और वो डुओ प्रोसेस जो ऑलरेडी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का पार्ट हो चुका है। जनरली अब हम ये कह सकते हैं, कल जस्टिस अभय सिंह ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की जो टिप्पणियां थी, कानून की उचित प्रक्रिया, तो यह चीज डुओ प्रोसेस जितना लॉ मेकिंग में देखना है उतना लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में भी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, जी हाँ, जैसा कि पिछले एपिसोड में अंबेडकर साहब ने कहा कि संविधान, अंतिम भाषण शायद उनका था, संविधान कैसा है कैसा नहीं है ये तो वक्त बताएगा, उसको जनता के संदर्भ कितने आते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। अच्छा संविधान भी बैड रिजल्ट देगा अगर उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से, अगर मंशा सही नहीं है। यह डुओ प्रोसेस लॉ मेकिंग से ही नहीं, लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी डुओ प्रोसेस अहम हो गया है। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। कम लॉज होते हुए भी, पूरी तरह से डिफाइंड लॉज ना होते हुए भी, अगर डुओ प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी फॉलो किया जाए, माइंड का अप्लाई किया जाए, तो अक्सर बहुत सारे आदमी जो अनावश्यक बहुत सारे लॉ के जद में आ जाते हैं और लंबी प्रक्रिया ट्रायल में फंसे रहते हैं, वो स्थिति नहीं आएगी। कोर्ट्स पे बर्डन कम रहेगा। अनावश्यक बहुत सारे मामले, गवर्नमेंट स्वयं एक हैवी लिटिगेंट बन गई है बहुत सारे मामलों में, वो कम हो जाएंगे। अनावश्यक लोग न्याय की प्रक्रिया को बाधित कर लेगा, उस प्रक्रिया का फ़ायदा उठाना छोड़ देंगे, उससे बचेंगे। डुओ प्रोसेस इतना अहम है। डुओ प्रोसेस की झलक तो स्वयं आर्टिकल 13 में भी कहीं ना कहीं झलकती है, जब ओरिजिनल फॉर्म में जब वो था कि कोई भी लॉ अगर जो फंडामेंटल राइट्स के कंट्रावेंशन में बनेगा तो उस हद तक अल्ट्रा वायर हो जाएगा जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ये चीज़ें कहाँ से आई? और उसने पोजीशन में वो लॉ, पार्लियामेंट चाहे पहला लॉ बनाए चाहे अमेंडमेंट के बाद बनाए, लॉ तो लॉ, अंतिम में तो लॉ ही बनेगा ना भाई। ये अंडरस्टूड था आर्टिकल 13 में। जो गोलकनाथ जजमेंट में कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस सुब्बा राव ओली के 7-6 के मेजॉरिटी जजमेंट में इस्टेब्लिश भी हुआ।
और आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडिंग पावर है उसमें स्वयं कैटेगराइजेशन है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट इत्यादि के लिए। तो और क्या है कि हम फिर से एक बार थिंक करें, सोचे, माइंड अप्लाई करें। यहाँ मैकेनिकल सेंस नहीं है कि और बहुत बड़ा जनमत के और लोग जितना ज़्यादा मेजॉरिटी से पास कर सके, 2/3 मेजॉरिटी, और जो भी रेटिफिकेशन इत्यादि लॉ जो है वो तो है, लेकिन इसके बहाने जो मेन चीज़ है कि इस पर और गंभीर डिस्कशन हो और चीज़ें छन के आए, ताकि कंक्लूज़न जो हो वो जस्ट हो, रीजनेबल हो, फेयरनेस पे आधारित हो। 368 में ये प्रक्रिया स्वयं कहीं ना कहीं डुओ प्रोसेस को रिप्रेजेंट, या इस डुओ प्रोसेस को मतलब फील करती है। और 368 में प्रक्रिया की बात, और ये प्रक्रिया का जिक्र पार्लियामेंट के लिए स्पेशली जो आ रही हैं उस राज्य के और दूसरे इकाइयों के लिए उतनी नहीं है, लेकिन यह पार्लियामेंट की स्पेशल पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वो ये स्पेशल पोजीशन जो है वो उसको कहाँ से मिली? 368 से। 368 कहाँ से? कहीं और से नहीं, भारत के संविधान से। इसके तहत आप नहीं चेंज कर सकते उसका बेसिक फीचर्स जो भारत के संविधान के हैं। अल्टीमेटली लॉ बनेगा, उसका इफेक्ट इंडिविजुअल पे होगा। जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, जी हाँ, केशवानंद भारती के केस में। तो वहीं अमेंडमेंट के बाद भी रिव्यू हो सकता है, शेड्यूल 9 में डालने के बाद भी चीज़ों को देखा जा सकता है। वामन राव जजमेंट या स्वयं IR कोयलो जजमेंट, अब जुडिशियल रिव्यू को बाहर नहीं कर सकते। वहीं जुडिशियल रिव्यू इत्यादि होने के बाद भी पार्लियामेंट ऑफ कोर्स बदली परिस्थितियों में लॉ की बेसिस बदलकर नए लेजिस्लेशन के साथ, अमेंडमेंट्स के साथ वो फिर से आ सकती है। ये जो चेक एंड बैलेंसेस है, और अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो इन क्रॉस चेक्स में होती है। जनरल राइट्स जो पार्लियामेंट पॉलिटिकल फोर्सेस लेके आती हैं उनके विषय में सोचने के लिए, और उसी जनरल अच्छी कंडीशंस में तो आप इंडिविजुअल राइट्स को अप्लाई करोगे। तो वहीं वो जो लॉ उस सेंस में बनाया गया उसका इफेक्ट जब इंडिविजुअल पे पड़ता है तो स्वयं जुडिशियरी के डोमेन में रिव्यू, उसकी वेइंग, ये जो बैलेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के मध्य, दैट इज इंडिविजुअल एंड जनरल राइट्स के मध्य, यह स्वयं एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जस्टिस वाई चंद्रचूड़ का मिनर्वा मिल जजमेंट। और कभी कभी हम भले ही टसल की बात करते हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट के बारे में, लेकिन जब रीजनेबलनेस और स्वयं जस्टिस की बात, फेयरनेस की बात, आर्बिट्रीनेस की बात, ये सब वैक्यूम में नहीं होती है। ये देश समाज परिस्थितियों की सर्कमस्टेंसेस के परिदृश्य में होती है।
टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है उसमें होती है, हमारी प्रोग्रेस अब तक कितनी हुई उस पर होती है, एनवायरमेंटल चैलेंज क्या हैं आज की परिस्थितियों में, डिजिटल कम्युनिकेशन इत्यादि क्या हैं। आज की इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में, जी हाँ, जैसे चीफ जस्टिस खन्ना साहब ने भी एक व्याख्यान में मुंबई महाराष्ट्र में बोला कि आज के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में तो ये सारे ग्राउंड्स जो डुओ प्रोसेस में वेट होते हैं, एक्चुअली में ये है जो चीज़ें हैं ये प्रोसेस को सर्कुलर बनाती है, इस डुओ प्रोसेस को सर्कमस्टेंसेस के साथ। जनरल सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट के समय, और जब वो लॉ बनता है इंडिविजुअल में तो स्वयं जुडिशरी के समक्ष। परंतु एक दूसरे की ये प्रक्रिया बदलते सर्कमस्टेंसेस में, इंडिविजुअल के सेंस में सर्कमस्टेंसेस, वही सर्कमस्टेंसेस अलग तरह से रीड किए जा सकते हैं, और जनरल सेंस में कुछ अलग तरीके से। बेस्ट एग्जाम्पल, राइट टू प्रॉपर्टी। अंग्रेज क्या करते थे भाई, नहीं मान रहे हो ला, बाइकआउट कर रहे हो, कॉन्फिकेशन कर लेते थे, बकरी उठा ले जाते थे, क्रांतिकारियों की जमीन वो छीन लेते थे सब कुछ। तो प्रॉपर्टी बिना और बाकी राइट्स की क्या बात करो, खासकर लैंड। परंतु वह स्वयं अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनजस्ट वे में वो एक ऐसा राइट था जो डिस्ट्रीब्यूटिव था, और वो अनजस्ट तरीके से जमींदारों के बाद बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स थी। आज के समय में आप लैंड ही नहीं और तरह तरह की कैश से लेकर और भी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो चंद हाथों में हो सकती हैं, कारपोरेट उस पोजीशन में आ सकते हैं। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो भी जरूरी था। और गोलकनाथ जजमेंट में जस्टिस सुब्बा राव साहब ने जब 13 के अंदर सभी लॉज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी, तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भले ही फॉरेन डॉक्ट्रिन थी जो अप्लाई नहीं थी कि जो भी है वो चीज़ें आगे से अप्लाई होंगी, जो अब तक हुआ सो हुआ, लेकिन एक कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग थी कि प्रॉपर्टी जो है, लैंड खासकर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वो अनजस्ट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और जब तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन सब लोगों के पास नहीं होगा कायदे से और जस्ट तरीके से, अलग अलग एक्ट्स के जरिए, तो बाकी राइट्स का कोई मतलब होगा नहीं। ये एक अंडरस्टैंडिंग जो थी लॉ के संबंध में, प्रोस्पेक्टिव ओवर। तो वहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे, जी हाँ, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब द्वारा उसकी रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग भी चीज़ें समझाता है कि कहाँ ज़रूरत रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती है, क्योंकि जो डैमेज पहले हो चुका है उसके इफेक्ट लॉन्ग रेंजिंग हो सकते हैं। वो बात अलग है कि एग्जैक्ट केस क्या कहाँ कब आता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ऐसे किसी आप हवा पे हवाबाजी करके आप नहीं चीज़ों को आप लाद सकते हैं। तो ये जो रीजनेबलनेस है, फेयरनेस है, कोई लॉ जस्ट है, आपको सुनने का अधिकार दे रहा है, ये और कुछ नहीं, ये बस ये बताता है कि और माइंडफुल तरीके से ये लॉ बना है, और बना ही नहीं, ये जो भी न्याय की प्रक्रिया इस्टेब्लिश्ड हुई है वह न्याय संगत तरीके से, वो उचित प्रक्रिया उचित केसेस में माइंडफुल तरीके से फॉलो भी की जाए। ये चीज़ें डुओ प्रोसेस में आती हैं, और इसी डुओ प्रोसेस का जिक्र कल खास तौर से जजमेंट पे हुआ जस्टिस अभय सिंह और जस्टिस उज्ज्वल के केस में।
तो वहीं पीपल्स कोर्ट का डोमेन देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। झोपड़ी से लेकर एक प्रोफेसर के घर तक कहीं ना कहीं डुओ प्रोसेस की इम्पोर्टेंस और उस तस्वीर का जिक्र कि डुओ प्रोसेस हमें कुछ दे या ना दे, भारत के लोगों को एक समय, एक ब्रीदिंग स्पेस देता है। और वो ब्रीदिंग स्पेस ही वास्तव में कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को भी एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि वो ब्रीदिंग स्पेस में ही आप कंटेक्स्ट कर सकते हैं या उससे संबंधित सुनवाई के दौरान ही, भले ही वो आपके विरुद्ध हो, लेकिन पर्याप्त सुनवाई आपको जब मिल जाए तो यूँ बस्ता लेके भागने की नौबत नहीं आएगी। और पर्याप्त सुनवाई होने के बाद आपके विरुद्ध भी जजमेंट होगा तो भी आप सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब जो अक्सर कहते हैं। तो ये डुओ प्रोसेस इसलिए वो खास बेसिक स्ट्रक्चर है रूल ऑफ लॉ के साथ भारत के संविधान में। और इसकी सबसे ज़्यादा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत जो है वो और किसी को नहीं, जो लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जो लॉज को बना रहे हैं। लॉज तो चलिए जो भी बन रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो भी है रीजनेबल, फेयरनेस, सुनवाई इत्यादि, नेचुरल जस्टिस, कोई प्रावधान तो हो जाते हैं, लेकिन प्रावधानों से क्या होता है अगर वो सही से उनको फॉलो ना किया जाए माइंडफुल तरीके से, या जहाँ लगना है लगाया ना जाए, या ज़्यादातर स्टेप्स फॉलो ना किए जाएं इत्यादि से, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का अहम रोल हो जाता है। और अगर वो डुओ प्रोसेस अपनी प्रक्रियाओं में फॉलो करते हैं, अब तो उन्हें बहुत सारे रूल्स बनाने की भी पावर्स होती है अपनी ज़रूरतों अनुसार। इस तरह की लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाती है अलग अलग बदलते सर्कमस्टेंसों के अनुसार। और रूल्स का एडमिनिस्ट्रेशन अगर डुओ प्रोसेस अगर वो समझेंगे तो ऐसा नहीं है, और राजनेता समझेंगे, मंत्री समझेंगे, ये सब लोग समझेंगे तो इसी डुओ प्रोसेस से जब कभी वो सत्ता से बाहर होंगे या किसी ऑकवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे, अभी हालिया केस फॉर एग्जांपल, तो यही डुओ प्रोसेस एक आम नागरिक ही नहीं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले बनाने वालों को भी जब वो ऐसी कंडीशंस में नहीं होंगे, रिटायर हो गए होंगे या अपोजिट पार्टी में होंगे, विपक्ष में होंगे, तो उनको ब्रीथिंग स्पेस देगा ताकि वो रूल ऑफ लॉ को फील कर सके। वो उनके पक्ष में जाए, अपोजिट जाए, वो बात अलग है, लेकिन वो सेटिस्फाई हो सकेंगे डुओ प्रोसेस से कि उनके साथ न्याय हुआ। और जब न्याय हुआ, और ये तभी संभव है जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस ही वास्तव में अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ एंड डुओ प्रोसेस को वास्तव में सभी के लिए, कोई भी हो बड़ा या छोटा, सभी के लिए, स्वयं खुद के लिए भी संभव कर सकती है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं सत्यनिधि पर मुकेश कुमार जी को सुनते रहिए आशुतोष की बात, और पुण्य प्रसून वाजपेयी को जरूर सुना करिए रवीश कुमार जी के साथ, अभिसार शर्मा जी को भी, अशोक वानखेड़े टाइगर, और दीपक शर्मा सोफे अत्रे जी को भी। हाँ, अभिषेक कुमार सिंह को हमने बहुत अच्छे से सुना बिहार की पॉलिटिक्स पर। हाँ, आशुतोष की बात पे शायद सुना था। तो और भी हाँ, साक्षी जोशी जी को भी सुना करिए, अच्छी रिपोर्टिंग है। कुमकुम बिनवाल जी को, ये महिलाओं से रिलेटेड। और कौन, दवायर पे आरफा खानम सेंडवानी जी को। ये चीज़ है, हम भी थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं, जेंडर बायस्ड, ज़्यादातर मेल्स की बात करते हैं, जबकि फीमेल लोग भी बहुत ब्रेव पत्रकारिता कर रही होती है। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोग पसंद है। कितनी बार मैं जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।